वेलकम टू दिव्या क्लासेस। आज हम करेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का ये चैप्टर है और इसका नाम है औद्योगिकरण का युग। हाफ चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था और हाफ चैप्टर हम आज करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों ये है फैक्ट्रियों का आना, यानी कि भारत में फैक्ट्रियाँ किस तरह से आई, किस तरह से फैक्ट्रियों की, कारखानों की भारत में शुरुआत होती है। अभी तक हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है जहाँ पे मशीनों से सामान बनाया जाता है और वो जो सामान है मशीनों के द्वारा बनाया गया वो भारत में उसके लिए बाज़ार खुल जाते हैं, भारत में वो बिकने के लिए आता है और उसके कारण भारत के जो हाथों से बना जो सामान है, हस्त निर्मित जो वस्त्र हैं या अन्य जो वस्तुएं हैं, उनको किस तरह से उनसे कंपटीशन मिलता है और वो मार्केट में ऊंचे दामों पर बिकती हैं, जिसके कारण उनको कोई खरीद नहीं पाता है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उन पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए थे, जिसके कारण भारत में हाथों से बना सामान महंगा मिलता था और उसको कोई नहीं खरीदता था। तो भारत में फैक्ट्रियों का आना किस तरह से आती हैं भारत में फैक्ट्रियां और किस तरह से उनकी शुरुआत होती है। तो भारत में फैक्ट्रियों का आना 19वीं सदी की बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना रही है, जिसने भारत के अंदर आर्थिक और सामाजिक बहुत सारे बदलाव किए थे। हालांकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में शुरू हो चुकी थी, लेकिन भारत में फैक्ट्रियां धीरे धीरे और जो अंग्रेज़ों के अधीन इसका विकास हुआ था। ब्रिटिश शासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत को एक उपभोक्ता और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाए रखने का था, जिसके कारण भारतीय सामान की जो कीमत थी वो काफ़ी गिर चुकी थी। फिर भी कुछ ऐसे भारतीय उद्योगपति हुए, व्यापारी हुए, जिन्होंने अपने दम पर अपने देश के अंदर कुछ स्वदेशी फैक्ट्रियों की शुरुआत की, कारखानों की शुरुआत की। तो भारत में सबसे पहले जो फैक्ट्रियों की शुरुआत होती है वो होती है 1850 में। 1850 के दशक में भारत में फैक्ट्रियों का लगना, कारखानों का लगना शुरू हो जाता है। 1854 में 1854 में बम्बई में सबसे पहली सूती मिल शुरू की गई, जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये स्थापित की गई और जो आधुनिक मशीनों से चलती थी ये पूरी की पूरी फैक्ट्री, और इससे भारत के जो औद्योगिक युग की शुरुआत माना जाता है। और धीरे धीरे ये अन्य शहरों में भी कपड़ा मिलें खुलने लग जाती हैं। खासकर बंगाल में जूट मिल खुलती है और चेन्नई में कपड़ा उद्योग और जमशेदपुर में लौह उद्योग। जमशेदपुर को टाटा शहर के नाम से, टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले टाटा का जो कारखाना था इस्पात उद्योग वो जमशेदपुर में ही खुलता है। इन फैक्ट्रियों के आने के पीछे कई कारण थे बच्चों। सबसे पहले कारण था जो रेलवे का विकास भारत के अंदर हो चुका था और जो बहुत दूर दूर दराज के दूर क्षेत्रों को आपस में जोड़ता था, जिससे जो है दूर दूर के क्षेत्र भी एक दूसरे से माल लाने और ले जाने का जो काम था वो आसान हो गया था। दूसरा जो कारण था वो था इंग्लैंड के व्यापारी और भारतीय जो पूंजीपति थे वो इन उद्योगों में निवेश करने लगे थे, यानी कि अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करने लगे थे भारतीय उद्योगों में। तीसरा जो कारण था वो था विदेशी कपड़ों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण भारत के भीतर भी वस्त्रों की जो मांग थी, कपड़ों की जो मांग थी वो बनी रही थी। जबकि इंग्लैंड से बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा आता था भारत, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कपड़ों की मांग बनी रही। भारत में फैक्ट्रियों की जो शुरुआत होती है उस समय में मजदूरों की जो स्थिति होती है फैक्ट्रियों के अंदर वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है। बहुत ज़्यादा लंबे घंटे मजदूरों को काम करना पड़ता है, मजदूरी उनको बहुत कम दी जाती है और काम का जो अनुशासन था वो बहुत ज़्यादा सख्त होता था इन फैक्ट्रियों में, कारखानों में। और ये जो मजदूर थे अक्सर ये गांव से शहरों में आते थे काम करने के लिए, जिससे शहरों की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये कुछ ऐसे शहर हैं जो औद्योगिक केंद्र बन चुके थे उस समय में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों की कोई मदद नहीं की, जैसे कि आज के समय में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो भी उद्योग भारत के अंदर लगाए जाते हैं उनकी
पूंजी से या और तरह से भी काफ़ी मदद करती है। लेकिन उस समय में ब्रिटिश सरकार जो थी वो थी भारत में, और उसने भारत में जो उद्योग लगाए जा रहे थे, जो फैक्ट्रियाँ खोली जा रही थी, उसमें कोई योगदान नहीं दिया था। अक्सर ब्रिटिश बाजार की ज़रूरतों के अनुसार ही भारत के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती थी। जैसे कि बंगाल की जो जूट मिल है वो इंग्लैंड में जो थैले बनते थे उनकी रस्सियाँ बनाने का काम करती थी। फिर भी फैक्ट्रियों का जो आना है वो भारत में एक नए दौर का शुरुआत करती है, नए दौर की नए अध्याय भारत में शुरू होता है, और इसने देश में औद्योगिक मजदूर जो वर्ग है उसको जन्म दिया था और भारत के शहरों को औद्योगिक केंद्रों में बदलना इसने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके जो भारतीय व्यापारी थे वो आत्मनिर्भर होने लगते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ कारखाने स्थापित करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1907 में जिसकी स्थापना की गई थी, ऐसी स्वदेशी कंपनियों की स्थापना भारत के अंदर होती है जो भारतीय औद्योगिकरण की शुरुआत करती हैं। इस प्रकार फैक्ट्रियों का जो आना था वो भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत का प्रतीक, सिंबल माना जाता है। ये वह दौर था जिसने भारत में नए आर्थिक वर्ग की, मजदूर वर्ग की आंदोलन और नगरीकरण यानी शहरीकरण की शुरुआत की थी, जिससे औद्योगिक जागरूकता की शुरुआत भारत में हुई थी। अगला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक उद्यमी। देखिए, अब भारत में फैक्ट्रियाँ आ चुकी हैं और इन फैक्ट्रियों को शुरू करने वाले जो उद्योगपति थे उन्हीं को कहा जाता है प्रारंभिक उद्यमी। ये जो प्रारंभिक उद्यमी थे ये एक नया वर्ग भारत में उभरा था और ये वे भारतीय थे, उद्योगपति थे, ऐसे भारतीय उद्योगपति और व्यापारी थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण के बावजूद उनकी सीमाओं कानूनों में रहकर अपने उद्योगों की शुरुआत की थी, फैक्ट्री और कारखाने लगाए थे और इसी को औद्योगिक विकास की नींव कहा जाता है भारत के अंदर। कुछ भारतीय उद्यमियों ने अपने कौशल, साहस और व्यावसायिक समझ जो उनके अंदर थी, बिजनेस की जो समझ उनके अंदर थी, इससे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाई थी। औद्योगिकरण की शुरुआत भारत में कई व्यापारी जिन्होंने भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत की थी, वो जो भारतीय व्यापारी थे वो पहले विदेशी कंपनियों के एजेंट होते थे और वे ब्रिटिश व्यापारी संस्थाओं के लिए माल की आपूर्ति करते थे, उनके उत्पाद बेचते थे और धीरे धीरे पूंजी जमा करते थे। बाद में जो यही व्यापारी हैं जो एजेंट के रूप में काम करते थे, अंग्रेजी कंपनियों के माध्यम से उनके एजेंट बने हुए थे, वो धीरे धीरे करके स्वयं के उद्योगों में निवेश करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं लोगों को प्रारंभिक भारतीय उद्यमी कहा जाता है बच्चों। जिन्होंने सबसे पहले भारत में कारखानों की, फैक्ट्रियों की शुरुआत की थी, बिजनेस की शुरुआत की थी, उन्हीं को भारतीय उद्यमी कहा जाता है। मुंबई इस दौर का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बना था। यहाँ पर पारसी, गुजराती, मराठी व्यापारी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था इन उद्योगों को स्थापित करने में। जमशेद जी टाटा जैसे कि कासव जी नानाभोय दावर, दिनाश पेटटी, नूसरवानी जी टाटा और वाडिया परिवार जैसे कुछ प्रमुख नाम भारत के अंदर आते हैं। ये औद्योगिक इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कावसजी नानाभोय दावर ने 1854 में बम्बई की पहली सूती मिल जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की थी, उसकी शुरुआत की थी। और इसी तरह से बंगाल में मारवाड़ी और बंगाली जो व्यापारी वर्ग था उसने जूट उद्योगों में निवेश किया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बच्चों जमशेदजी टाटा ने भारत के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा दी थी। उन्होंने 1907 में बच्चों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, की स्थापना जमशेदपुर में की थी और इसी कारण जमशेदपुर को टाटा शहर या टाटा के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक भारतीय उद्यमियों के सामने बहुत सारी परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार उनकी कोई भी मदद नहीं करती थी। उल्टा ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बनाए जाते थे जिसके कारण उनको और ज़्यादा कठिनाइयां, परेशानियां होती थी। ब्रिटिश कंपनियों को
इससे फ़ायदा मिलता था और भारतीय उद्योगों को ज़रूरी जो मशीनें होती थी, तकनीक होती थी, जो पूंजी पैसा उनको चाहिए होता था, वो इंग्लैंड से उनको मंगवाना पड़ता था। इसके बावजूद भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी मेहनत, अपने ज्ञान को धीरे धीरे इस्तेमाल करके सफलता हासिल की। प्रारंभिक जो उद्यमी भारत के थे, वो आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक नया दौर भारत में लेके आए थे। उन्होंने केवल उद्योग नहीं लगाए थे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी भारत के अंदर पैदा किए थे। उनके प्रयासों से एक नया औद्योगिक मध्यम वर्ग जिसको कहा जाता है, वो उभर के आता है, जिसमें मजदूर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तकनीशियन होते हैं, व्यापारी होते हैं। ये सभी उस मध्यम वर्ग में शामिल होते हैं और यही वर्ग आगे चलकर भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता आंदोलन की रीढ़ बनता है। प्रारंभिक उद्यमी जो थे भारत के औद्योगिक इतिहास में, वो लोग थे जिन्होंने औपनिवेशिक दबाव के कारण, अंग्रेजी सरकार के दबाव के कारण, भारतीय होते हुए भी इतने दबाव थे, उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय उद्योगों की नींव रखी और उनकी दूरदृष्टि, उनका हार्डवर्क भारत को विदेशी नियंत्रण से मुक्त होकर आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र बनने की दिशा में भारत को आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है। अगला टॉपिक है हमारा, मजदूर कहाँ से आए। हमने देखा कि भारत में फैक्ट्रियाँ आ चुकी है, भारत के प्रथम उद्यमी हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर कहाँ से आते हैं, क्योंकि भारत में फैक्ट्रियाँ आ चुकी हैं। तो भारत में जब फैक्ट्रियाँ और नए ये उद्योग स्थापित हुए, तो सवाल ये उठता है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर कहाँ से आए। दरअसल 19वीं सदी में भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है, वो गाँव में ही रहती थी और जो गाँव में लोग रहते थे, वो खेती पर, पशुपालन पर ही निर्भर होते थे। लेकिन जब खेती में कठिनाइयाँ बढ़ गई, ज़मीन की कमी हो गई, भारी भारी टैक्स अंग्रेज़ी सरकार ने ज़मीन के ऊपर लगा दिए, फसलों के ऊपर लगा दिए, तो उस समय में ग्रामीण जो जीवन था वो बहुत संकट में आ गया था। तब लोग रोज़गार की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहरों की ओर आने लगते हैं और यही लोग आगे चलकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बन जाते हैं। औद्योगिक शहर जैसे बच्चों की बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, जिसको चेन्नई के नाम से आज हम जानते हैं, उस समय उद्योग और व्यापार के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। इन शहरों में कपड़ा मिले, जूट मिले, रेल कारखानों का जो सामान बनता था, बंदरगाह जो होते थे, उन पर मजदूरों की ज़रूरत होती थी। तो इसी कारण आसपास के गांवों और कस्बों के जो मजदूर होते थे, जो लोग होते थे, वो यहाँ पे काम करने आते थे। अधिकांश मजदूर जो होते थे वो किसान परिवारों से आते थे। वे खेती के अलावा साल के कुछ महीने काम करने के लिए शहरों या औद्योगिक इलाकों में चले जाते थे। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी या सूखा पड़ जाता था, तो ऐसे में जो ये किसान परिवार के लोग हैं, ये फैक्ट्रियों या शहरों की तरफ रुख कर लेते थे अपनी रोजी रोटी की तलाश में। फिर फसल का जब मौसम आता था तो ये अपने गांव लौट जाते थे। इसी को कहा जाता है बच्चों मौसमी प्रवासन, जिसको सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। कई बार पूरा परिवार, पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आते थे। बिहार, उड़ीसा और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो बंगाल की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंचते थे और दक्षिण भारत के जो मजदूर है वो चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै की मिलों में काम करने आते थे। बम्बई की कपड़ा मिलों में ज़्यादातर कोंकण मजदूर, पूना और गुजरात के ग्रामीण इलाकों से लोग आते थे। ये लोग गांव से शहर की ओर औद्योगिक जीवन की नई दुनिया में कदम रखते थे। कई जगहों पर बच्चों मजदूर ठेकेदार होते थे, जिनको जॉबर्स कहा जाता है। उनके माध्यम से ही जो मजदूर होते थे वो फैक्ट्रियों में काम पर लगाए जाते थे। ये जो ठेकेदार होते थे ये गांव में जाकर लोगों को नौकरी का वादा करते थे, लेकिन बदले में उनसे कमीशन भी लेते थे। इससे कई बार ये मजदूरों का शोषण करते थे, उनको अपना शिकार बनाते थे। इसीलिए मजदूरों को शहरों में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, इसलिए वे बहुत से क्षेत्रों में संकरी झुग्गियों में रहते थे, स्लम एरिया में वो रहते थे, जो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में अपना काम करते थे।
इन मजदूरों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर होती थी, एक जगह पे स्थिर नहीं होती थी, बल्कि वो नियमित, उनके पास ना तो पक्की नौकरी होती थी जिससे वो नियमित काम कर सके, और ना ही किसी तरह की उनको सुरक्षा दी जाती थी। काम मिलने या न मिलने की कोई गारंटी उस समय उनके पास नहीं होती थी। कई मजदूर कुछ महीने काम करके गांव लौट जाते थे और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा शहर आते थे। और ये लोग ही मजदूर वर्ग में भी शहरों, इसी तरह से जो मजदूर वर्ग था वो शहरों में बसने लग जाता है। स्थायी औद्योगिक मजदूर वर्ग ये लोग बन जाते हैं। इस प्रकार भारत के मजदूर न तो किसी एक जगह से आए थे और न ही किसी एक वर्ग से आए थे। ये किसान भी होते थे, कारीगर भी होते थे, ग्रामीण मजदूर भी होते थे और कुछ विस्थापित लोग होते थे। विस्थापित लोग उन्हें कहते हैं जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं। तो ऐसे लोग भी इन मजदूरों में आते थे जो औद्योगिक युग की नई व्यवस्था में काम की तलाश में शहरों की ओर आया करते थे। और यही मजदूर आगे चलकर भारत की औद्योगिक पहचान और मजदूर आंदोलनों की नींव बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा औद्योगिक विकास का अनूठापन। तो भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ उसमें क्या अनूठापन था, क्या ऐसा विशेष था? तो भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ वो यूरोप या इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि औद्योगिक विकास का अनूठापन इसलिए भारत में था क्योंकि भारत में उद्योगों का विकास जो है वो स्वतंत्र आर्थिक प्रगति नहीं थी। यानी कि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, वो एक उपनिवेश था। और उपनिवेश शासन और विदेशी नियंत्रण के तहत भारत में औद्योगिक विकास हुआ था। जहां इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने अपने देश की संपन्नता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया, उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में योगदान दिया, वहीं भारत में ये जो औद्योगिक विकास है इसकी जो चाल थी वो काफ़ी उल्टी थी। क्योंकि यहाँ का औद्योगिक विकास अंग्रेजी हितों को पूरा करने के लिए किया गया था और भारतीय जो जनता है उसका इसमें कोई कल्याण नहीं हो रहा था, कोई भलाई नहीं थी। भारत के उद्योग हमेशा ब्रिटेन के उद्योगों पर ही निर्भर रहे और भारत में बनने वाले अधिकांश कारखाने कच्चे माल के प्रसंस्करण तक ही सीमित रहे। प्रसंस्करण एक ऐसा प्रोसेसिंग होता है जिसमें कच्चे माल को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसका कुछ अच्छा उपयुक्त प्रयोग किया जा सके, उसी को प्रसंस्करण कहा जाता है। जबकि तैयार माल इंग्लैंड में ही बनता था। उदाहरण के लिए देखिए, भारत से कपास इंग्लैंड भेजी जाती थी, जबकि कपास का जो उत्पादन है, कपास को जो उगाया जाता था वो भारत के अंदर ही उगाया जाता था और वहाँ से मशीनों से कपड़ा बनाया जाता था और भारत में बेचा जाता था। भारत का उद्योग केवल कच्चे माल की आपूर्ति और विदेशी जो उत्पाद होते थे, जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे, उनकी खपत भारत में की जाती थी। एक और अनूठी बात इसमें यह है कि भारत में औद्योगिक विकास की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा धीमी थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी। ब्रिटिश नीतियां भारतीय उद्योगों के विस्तार के विरुद्ध थी और सरकार जो है वो भारतीय उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही थी, कोई उनकी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि ब्रिटिश कंपनियों को कर मुक्त सुविधाएं भारत के अंदर दी जाती थी। उस समय पे भारतीय उद्योगपतियों को मशीनें, तकनीक और पूंजी जुटाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। भारत के औद्योगिक विकास की और एक खास और विशेष बात ये थी कि यहाँ मशीनों और हाथों से दोनों तरह का काम होता था और ये जो काम था, मशीनों से भी काम होता था, कुछ जगह पे हाथों से भी काम होता था। ये मिश्रण बहुत लंबे समय तक भारत में चला। कई क्षेत्रों में पारंपरिक और हस्तशिल्प यानी हाथों से सामान बनाया जाता था छोटे पैमाने पर और कई जगह पर मशीनों से, बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से काम किया जाता था। इससे भारतीय उद्योगों में दोहरा चरित्र, दोहरा कैरेक्टर दिखाई देता है। एक और आधुनिक मशीन आधारित उद्योग और दूसरी ओर पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पादन। सामाजिक दृष्टि से भी भारत का औद्योगिकरण अनोखा रहा है बच्चों। यहाँ पर मजदूर वर्ग मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से आया था जो खेती और मजदूरी दोनों काम कर सकते थे बच्चों, और औद्योगिक मजदूर अक्सर गांव से शहर आकर काम करते थे और फिर खेती के मौसम में अपने गांव
लौट जाते थे और इसी कारण भारत में एक स्थायी परमानेंट औद्योगिक श्रमिक वर्ग बनने में समय लगता है। भारत में औद्योगिक विकास का अनूठापन इस बात में भी है कि यह विकास विदेशी नियंत्रण में हुआ, आर्थिक निर्भरता पर आधारित था और इसकी जो गति थी वो बहुत ज़्यादा बच्चों धीमी थी भारत के अंदर। लेकिन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में भारत के अंदर औद्योगिकरण का विकास होता है। भारत में स्वदेशी उद्योग, मजदूर वर्ग, राष्ट्रीय आर्थिक चेतना की नींव इन उद्योगों ने रख दी थी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार बनती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा लघु उद्योगों की बहुतायतता, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत के अंदर लघु उद्योग, स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्री थी वो क्यों थी, उसके क्या कारण थे। तो भारत में लघु उद्योगों की बहुतायतता औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जहां यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े कारखाने और मशीनों का बोलबाला हुआ था, वहीं भारत में लंबे समय तक छोटे स्तर के उद्योग, हस्तशिल्प, हाथों से बनाने वाले कारखाने और घरेलू उत्पादन यानी घरों में छोटे मोटे काम किए जाते थे, उत्पाद बनाए जाते थे, वो प्रमुख होते थे। और इसका कारण केवल आर्थिक नहीं था बच्चों, बल्कि सामाजिक और औपनिवेशिक दोनों ही था। औद्योगिक क्रांति के बाद भारत की कुछ आधुनिक फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि बम्बई की सूती मिल, बंगाल की जूट मिल, जमशेदपुर का इस्पात। लेकिन देश के विशाल हिस्से में उत्पादन अभी भी लघु उद्योगों और हस्त निर्मित वस्तुओं पर ही निर्भर रहता था, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियां हैं बच्चों ये कुछ बड़े बड़े शहरों में ही लगाई गई थी। बाकी भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पे लघु उद्योगों को ही अभी तक बढ़ावा मिल रहा था, या वो लघु उद्योग ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। ग्रामीण और कस्बाई, टाउन जो बोले जाते हैं उनको कस्बाई इलाके कहते हैं बच्चों, वो लोग अपने घरों या छोटी कार्यशालाओं में कपड़ा बुनते थे, धातु के औजार बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते थे, चमड़ा उद्योग, तेल निकालने का, ऐसे बहुत सारे अन्य घरेलू कामों में लगे रहते थे। लघु उद्योगों की बहुतायतता के क्या कारण थे, क्यों थे भारत में इतने ज़्यादा लघु उद्योग? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। पहला कारण है बच्चों गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि भारत में इंग्लैंड से बना मशीनों के द्वारा बनाया गया सामान भारत में बिकने लगता है, जिससे भारत के जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं और गरीबी बहुत थी उस समय पे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो बड़ी संख्या में बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने छोटे पैमाने पर अपने पारंपरिक कामों को जारी रखा, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन बन गया। दूसरा कारण था बच्चों कम पूंजी की आवश्यकता। लघु उद्योगों को चलाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए बड़े निवेश या महंगी मशीनों की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगते थे और ग्रामीण जो कारीगर हैं वो अपने सीमित संसाधन जो उनके पास होते थे उसी से वो काम करना शुरू कर देते थे। और तीसरा कारण है बच्चों कि ग्रामीण मांग जो होती थी वो गांव और कस्बों में लोगों की ज़रूरतें सीमित होती थी, तो उन्हें जो रोज़मर्रा की डेली की जो ज़रूरतें थी, जो वस्तुएं उन्हें चाहिए थी, जैसे कि कपड़े, जूते, बर्तन, तेल, फर्नीचर या कुछ अन्य सामान, तो जिन्हें स्थानीय कारीगर बनाकर पूरा करते थे, यानी लघु उद्योग उन ज़रूरतों को पूरा कर देते थे। तो ये कारण थे जिसके कारण भारत में लघु जो उद्योग थे वो बड़े स्केल पर काम करते थे। लघु उद्योगों का और एक महत्वपूर्ण पक्ष था कौशल और परंपरा का संरक्षण। ये जो लघु उद्योग थे बच्चों, ये भारत की जो कला थी, भारत का जो कल्चर था, परंपराएं थी, उसको भी ये संरक्षित कर पाए थे। और भारत के जो कारीगर हैं वो पीढ़ियों से अपने कौशल को आगे बढ़ाते आए थे। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं केवल उपयोगी ही नहीं होती थी बच्चों, बल्कि बहुत ज़्यादा कलात्मक भी होती थी। हाथों से हस्तनिर्मित वस्त्र बहुत अच्छे होते थे, लकड़ी पर नक्काशी की जाती थी, लकड़ी को काट के उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई जाती थी, पीतल और तांबे के सामान बनाए जाते थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये सभी भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुके थे।
लघु उद्योगों की जो संख्या है वो बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो मजबूत नहीं थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान इन उद्योगों को कोई सरकारी सहायता उस समय पे नहीं दी जाती थी अंग्रेजों की तरफ से। उल्टा सस्ते मशीन निर्मित जो सामान होता था, विदेशी माल ने इनके बाजार पर कब्जा कर लिया था, और जिसके कारण होता ये है कि ये जो उद्योग है धीरे धीरे सीमित हो जाते हैं, एक क्षेत्र के अंदर ही ये सिमट कर रह जाते हैं, जिससे केवल स्थानीय मांग पूरी करने तक ही इनका काम रहता है। लघु उद्योगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को जीवित रखा था उस समय पे बच्चों, क्योंकि भारत एक गुलाम देश था, एक औपनिवेशिक था, एक अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो उस समय में जो ये लघु उद्योग थे, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के आत्मनिर्भरता को बनाए रखा था। उन्होंने ग्रामीण आबादी को काम दिया था, आत्मनिर्भरता की भावना उनमें बनाए रखी थी। और जब लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, कुछ इस तरह के आंदोलन जब चल रहे थे, तो विदेशी वस्त्रों को, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था, उनकी होली जलाई गई थी। तो उस समय भारत में बने उद्योग, जो लघु उद्योग थे, इनमें बने सामान को ही ज़्यादातर भारतीय इस्तेमाल करते थे और देसी उद्योगों को बढ़ावा देने की मुहिम चलाई गई थी। इस प्रकार भारत में लघु उद्योगों की बहुतायता ने केवल आर्थिक परिस्थिति का परिणाम थी, बल्कि भारतीय समाज की परंपरा, रचनात्मक आत्मनिर्भरता और मेहनत का संस्कृति का सिंबल थी, प्रतीक थी। औपनिवेशिक दबाव के बावजूद बच्चों, भारत की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी वो इन्हीं लघु उद्योगों पर टिकी हुई थी और स्वतंत्र भारत के औद्योगिक विकास की नींव तैयार की थी इन्हीं लघु उद्योगों ने। अगला टॉपिक है बच्चों वस्तुओं के लिए बाजार। अब जो वस्तुएं बनाई गई हैं उनके लिए बाजार। ब्रिटिश शासन के दौरान बच्चों भारत में वस्तुओं के लिए बाजार, मार्केट फॉर गुड्स का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया था। पहले भारत अपने हस्त निर्मित, हाथों से बनाए गए सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों तथा अन्य सामानों के लिए पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध रहा था। लेकिन जब इंग्लैंड से मशीनों से बनाया गया सामान भारत के अंदर आने लगता है और औपनिवेशिक शासन ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, तब भारत धीरे धीरे विदेशी माल का बाजार बनता चला गया है और ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई और अपने माल को बेचने के लिए अब ब्रिटेन को, अंग्रेजों को बाजारों की ज़रूरत पड़ी। भारत जो पहले से ही ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, उनके लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार बन गया था और अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई थी बच्चों, जिससे भारतीय उद्योगों को कमज़ोर किया गया, उनको बिल्कुल उनका विनाश कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। भारतीय जो कारीगर थे, कलाकार थे, बुनकर थे, उन सभी की आजीविका अंग्रेज़ों ने छीन ली थी और इंग्लैंड में बने सामानों की बिक्री भारत में आसान कर दी थी। भारतीय वस्त्रों पर भारी कर, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है, वो लगा दी थी ताकि वे महंगे हो जाएं, जबकि इंग्लैंड से आने वाले मशीनों से बने कपड़े को बिना कर के, बिल्कुल कर फ्री उनको भारत के अंदर बेचा जाता था, जिससे उनका दाम कम होता था और सभी उनको खरीदते थे। इस नीति के कारण भारत के जो पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। धीरे धीरे भारत में मैनचेस्टर, लिवरपूल और लीड्स जैसे शहर थे जो इंग्लैंड के, उनमें बना माल, उनमें बने कपड़े भारत के अंदर आते हैं। कपड़े आते हैं, लोहे के औजार आते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, सुई, धागे और भी अन्य बहुत सारी वस्तुएं भारत में आती हैं। सस्ता और मशीन से बना माल भारतीय बाजारों में भर जाता है, जिसके कारण भारतीय कारीगर, बुनकरों की जो वस्तुएं थी वो बिकना बंद हो जाती हैं और अंग्रेजी माल बेचने वाली बहुत सारी दुकानें भारत के गांव शहरों में खुल जाती हैं और जिनको उस समय पे आधुनिकता का और गुणवत्ता का उनको सिंबल माना जाता था, प्रतीक माना जाता था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो विदेशी होने के कारण उनको ऐसा समझा जाता था। ब्रिटिश व्यापारी भारत के लोगों तक अपने माल की पहुंच बनाना चाहते थे। इसके लिए ही उन्होंने रेल का यानी रेलवे का, सड़कों का,
टेलीग्राफ का, ऐसी अन्य सुविधाएं भारत के अंदर विकसित की थी, जो कि भारतीयों के फायदे के लिए ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए इनका विकास किया था भारत के अंदर, जो देखने में तो आधुनिकता का प्रतीक लगती थी, लेकिन वास्तव में उनका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश माल की बिक्री को आसान बनाना था बच्चों। ब्रिटिश वस्तुओं की पैकिंग इस तरह से की जाती थी, विज्ञापन उनके छपवाए जाते थे, बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी की जाती थी, जिससे वो बहुत आकर्षक बनाए जाते थे। अखबारों, मेलों और पोस्टरों के माध्यम से अंग्रेजी जो वस्तुएं थी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर बताया जाता था। भारत का जो उपभोक्ता वर्ग है बच्चों, वो धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं का आदी बन गया था, उनकी आदत उनको पड़ चुकी थी। और भारत के जो ग्रामीण और शहरी बाजारों में विदेशी कपड़े, वहाँ की चाय, साबुन, बिस्किट, तेल, मशीनों से बनी अन्य वस्तुएं भारत के बाजारों में अब ब्रिटिश उद्योगों के लिए लाभ का केंद्र बन चुकी थी। बहुत ज़्यादा लाभ इन विदेशी कंपनियों को भारत से होने लगा था। और इस एक तरफे व्यापार का नतीजा ये होता है बच्चों कि भारत की जो आर्थिक आत्मनिर्भरता थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है और विदेशी सामान पर भारत जो है डिपेंड रहने लग जाता है। देश कभी भी अपने हस्तनिर्मित वस्त्रों और कला के लिए जो विश्व प्रसिद्ध था, अब वो एक निर्भर देश बन जाता है। इंग्लैंड के औद्योगिक माल का उपभोक्ता भारत बन जाता है और भारतीय उद्योगों के लिए जो बाजार थे वो सिमट जाते हैं और ब्रिटिश माल का विस्तार इतना बढ़ गया कि स्थानीय उत्पादन टिक ही नहीं पाते थे उनके सामने, क्योंकि वो इतने सस्ते होते थे, कर फ्री उनको कर दिया जाता था। इस स्थिति में के विरोध में 20वीं सदी की शुरुआत में बच्चों भारतीय जनता ने आवाज़ उठाई थी और स्वदेशी आंदोलनों ने, जो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया, नमक तोड़ो आंदोलन हो गया, इन सभी ने स्वदेशी जो ये आंदोलन थे, इन्होंने विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया और देशी वस्तुओं को अपनाने का नारा दिया। यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था बच्चों, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि आर्थिक रूप से भी हमें गुलाम बनाया गया था। इसी प्रकार वस्तुओं के लिए बाजार भारत की औद्योगिक कहानी का एक अध्याय है, जहां देश के बाजार ब्रिटिश माल के केंद्र बन गए थे। लेकिन यही स्थिति आगे चलकर भारतीयों में आर्थिक जागरूकता का कारण बनती है और स्वदेशी भावना का लोगों के अंदर उबार होता है। स्वदेश की भावना जो है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, वो इन्हीं कारणों से विकसित होती है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी बच्चों। ये हमारा चैप्टर बच्चों हो गया है ख़त्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।